नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स पर। मैं हूँ राजन तिवारी। आज हम लोग नया एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं आज से, बतकही बिहार से। ये मतलब एपिसोड का नाम होगा। इस पे हम लोग लगातार काम करेंगे और बिहार के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग करेंगे कुछ मुद्दों पर चर्चा जिसमें बीपीएससी का मुद्दा है। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की सुनवाई होने वाली थी और फिर से जो है सुनवाई नहीं हुई है, टल गई है सुनवाई, और अगली जो तारीख है वो अभी तक नहीं मिला है। अब क्या कारण है इसके पीछे में, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जज साहब थे, जस्टिस अरविंद अरविंद सिंह चंदेल, वो छुट्टी पर चले गए हैं। छुट्टी पर भाई जज साहब लोग जाते रहते हैं, और जब शिक्षा से जुड़ा हुआ बात होगा तो अब चाहेंगे तो जल्दी आ जाए। अब नहीं आ पा रहे हैं, जरूर उनकी तबीयत वगैरह खराब होगी या फिर चले गए हैं तो फिर आ ही जाएंगे। इसके अलावा जो रमांशु सर थे और खुशबू और अमन, जो पुलिस के भी द्वारा जेल भेज दिए गए हैं, उनकी भी अभी मामले की सुनवाई नहीं हुई है और जल्द ही उनकी मामले की सुनवाई होगी। और मुझे लगता है कि बेल भी मंजूर कर दिया जाएगा। जैसे ही बेल मंजूर किया जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये बीपीएससी को लेकर अपडेट है। कल सदन में जो है, राज्यसभा में मनोज झा ने बीपीएससी के मुद्दे को और लाठी का जो तंत्र है उस पर सवाल उठाया था, और लोकसभा में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को उठाया था। और पहले भी जो डीएम चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने थप्पड़ चलाया था, उस पर भी सदन में ही पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया था। वही डीएम चंद्रशेखर जो बाबू परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे 13 दिसंबर को, और उन्होंने एक परीक्षार्थी, एक अभ्यर्थी के ऊपर में थप्पड़ चलाया था। और कहना ना होगा कि यह उस अभ्यर्थी की व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ की गई हरकत थी, जिसपे डीएम चंद्रशेखर, जो जनता के नौकर हैं, जो हमारे नौकर हैं, मैं जनता हूं तो वो हमारे नौकर हैं डीएम चंद्रशेखर, तो उनको बहुत अंदर से फील होना चाहिए कि ये हमने अपने जो जनता है उसके साथ में गलत किया है। क्योंकि आप नौकर हैं तो आप नौकर जैसा रहिए। आज जो है बात हुई है, एक और डीएम जो है झगड़ पड़ा है, और वो भी आम जनता के हकों को लेकर। और विपिन मुखिया, जो मैथ्स के टीचर भी हैं, विपिन सर जिनको बोलते हैं, तो उनके साथ में, चूंकि वो मुखिया भी बन चुके हैं, चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो इसके बाद में वहां के जो स्थानीय कह सकते हैं डीएम है, उनका नाम है यशपाल मीणा। तो डीएम है वो मूलतः जो है, जो भी ऑफिसर होता है, यदि कल के डेट में यदि आप में से भी कोई ऑफिसर बनेगा तो वो मूल रूप से क्या होगा, जनता का नौकर ही होगा। उसको सिविल सर्वेंट इसीलिए बोला जाता है। तो ये जो जनता के नौकर हैं डीएम यशपाल मीणा, इन्होंने जो है जो प्रतिनिधि हैं आम जनता के, विपिन मुखिया, उनके साथ में जो है बदतमीजी किया। विपिन मुखिया गए थे वहां पर अपना एक आवेदन को लेकर। आवेदन दरअसल जो वहां पर पंचायत भवन बनने वाला है, पंचायत सरकारी भवन, उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया था पहले भी, और वो बन रहा था, लेकिन जिस जमीन पर बन रहा था वो डिस्प्यूटेड था, ऐसा कहना है डीएम साहब का। यानी कि जनता के जो नौकर हैं डीएम साहब, उनका कहना है। मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, सिविल सर्वेंट बहुत बुरा लगता है। हम लोग क्या है कि आम भाषा का यूज करें, देसी भाषा का, हिंदी का यूज करें। तो जनता के जो नौकर हैं डीएम यशपाल मीणा, वो जो है इस तरीके से पेश आते हैं कि एसडीओ को भेज देते हैं वो जो डिस्प्यूटेड जमीन है, और वहां पर जो कार्य चल रहा होता है उसको रोक दिया जाता है एसडीओ के द्वारा। तो उसी के संबंध में विपिन सर जो है वो लेटर लेके जाते हैं आवेदन, और आवेदन को रिसीव नहीं किया जाता है। उल्टे ये बोला जाता है सिक्योरिटी गार्ड को कि इसको बाहर निकालो, तुम ताम का यूज किया जाता है। जबकि डीएम आपको जानकारी होना चाहिए, जनता के नौकर डीएम साहब, आपको जानकारी होना चाहिए कि वो जनता का प्रतिनिधि है और आप जनता के नौकर हैं। तो मतलब एक मुखिया जो है उसका जो कद है वो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व में है, और आप नौकर का काम कर रहे हैं। जो आपका कार्यपालिका के अधीन में जो भी काम है, नौकर का काम, वो आप कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा तमीज से बात करना चाहिए। जनता ने आपको वोट देकर नहीं चुना था डीएम महोदय,
जनता ने उनको वोट देकर चुना था, जो विपिन सर मुखिया हैं। तो हुआ फिर जो है वहां से खाली हाथ लौटे विपिन सर मुखिया, और उन्होंने अपने यूट्यूब पर पूरी कहानी का जो है ब्यौरा डाला। रोने भी लगे, भावुक हो गए। भावुक क्यों नहीं होगा कोई आदमी, एक सामान्य घर से आने वाला जो है, हम लोगों के जैसे ही थे छात्र। उन्होंने जो है नई जो है मिसाल कायम की है मुखिया के चुनाव में जीतकर, और वो पढ़ाते भी हैं, मैथ्स ऑनलाइन फ्री क्लासेस देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अ, इस तरह के जो है जो समाज सेवी आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस तरह के जो जनता के नौकर हैं, यशपाल मीणा, इस तरह के लोग जो हैं सामने आ जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यशपाल मीणा पर पहले से जो है बहुत सारे आरोप हैं। उसमें एक आरोप है कि अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को उन्होंने गाली गलौज किया था, बेहुद्दा बोला था, साला बिहारी लोग, ये शब्द जो है कहकर उन्होंने संबोधित किया था। इसके सिलसिले में काफी मीडिया रिपोर्ट्स में भी बातें आ चुकी है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, चूंकि यहाँ पर बिहार में अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होता। अफसर जो हैं, जो जनता के नौकर हैं, ये जनता के मालिक बने बैठे हैं। बहुत अच्छा भाई। और मुझे पता चला विपिन सर के द्वारा ही कहा गया कि ये समाज शास्त्र में एमए हैं, स्नातकोत्तर हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया समाज शास्त्र पढ़े हैं डीएम यशपाल मीणा। तो वैशाली का मामला है, वैशाली जिले से जुड़ा हुआ, और ये बहुत ही एक तरह से शर्मसार करने वाला मामला है कि अब इन्हीं का जो रिपोर्ट है कह रहा है कि 17,80,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो दूसरे के कब्जे में है, जो सरकारी प्रकृति की है। ये बिहार सरकार की रिपोर्ट है 2 दिन के पहले की। तो भैया, ये जो सरकारी जमीन पे कोई अगर कब्जा किया था, जहां पे आप बनवा रहे थे, तो बनवाते। आपको इतना भी, आप जो है एक जनप्रतिनिधि को डांट रहे हैं, तूम तड़ाका कर रहे हैं, और आप जो है एक सरकारी जो भूमि है उसको खाली नहीं करवा रहे हैं। क्या बनेंगे आप भाई? डीएम वीएम आईएएस वाईएएस पता नहीं चल रहा है। खैर, तो ये मामला है विपिन मुखिया से जुड़ा हुआ। मुझे बहुत भावुक लगा वीडियो देखकर, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया अपने बातचीत में। अब जो है एक और जानकारी वाला बात है बिहार से ही जुड़ा हुआ, जो वानावर की पहाड़ी है, वो नागार्जुनी गुफाएं जिसको कहा जाता है, जहानाबाद में, वहां के 2 गुफाओं को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, बापई का और वादाथी का। ये जो है आने वाले जो बीपीएससी का एग्जाम है, या फिर बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, या बीएसएससी +2 का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है गुफाएं जो है, ये अशोक कालीन है, और उसके पोता दशरथ के समय के हैं। आजीविक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आजीविक संप्रदाय आपको पता होगा, मखली गोसाल के द्वारा स्थापित जैन धर्म से टूटा हुआ संप्रदाय था। और ये जो है गया के मौखरी शासक जो हुए, यज्ञ बर्मन, सरदुल बर्मन, अनंत बर्मन वगैरह से भी इसका गुफा का संबंध है। जहानाबाद जिले में है, और शिव और देवी का भी इसमें मूर्ति है। लेकिन अभी जो है इसको एएसआई ने पहले भी घोषित किया था कुछ राष्ट्रीय तौर पे पर्यटन स्थल, और अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो गया है। यानी कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के बाद में इसका कंजर्वेशन और इसके आसपास में 200 से 250 मीटर तक का एरिया होता है, उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, यानी कि कुछ भी वहां पर न तो वाल खड़ा किया जा सकता है सीमेंटेड, या फिर कुछ ऐसा ठोस कार्य वहां नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर भित्ति चित्र शिलालेख भी मिला है, यानी कि जो दीवार है गुफाओं के, उस पर चित्र उकेरा गया है, बहुत ही पुराना है। तो आप कह सकते हैं कि ईसा के 300 साल पहले से भी इसका संबंध है, और ईसा के 600 ईस्वी के आसपास का जो राजवंश था मौखरी, जो गया से जिसका ताल्लुकात था, उनका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, आपने पढ़ा होगा, तो उनसे भी ताल्लुकात है। तो ये एक हो गया। अब है एक अंतिम जो कहानी, जो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आज दिल्ली में चुनाव हुआ है, और अभी जो है एग्जिट पोल आ गया है। बहुत सारे एग्जिट पोल में बहुत सारी कहानियां होती है, लेकिन अब एक्चुअल में कौन जीत रहा है वो तो आपको पता चलेगा। इस बीच आपको पता होगा कि ट्रम्प जो है वो अमेरिका के पुनः राष्ट्रपति बने हैं, और मोदी जी को नहीं बुलाया गया
गया था वहाँ। उनको लगा होगा कि भाई मोदी जी को बुलाएंगे और फिर यहाँ पे जो है 7.25 लाख अवैध तरीके से प्रवासी जो है वहाँ पर बसे हुए हैं भारतीय मूल के। कहा जाता है कि अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले प्रवासियों की संख्या तीसरे नंबर पर है भारत की। पहले नंबर पे मैक्सिको है, दूसरे नंबर पर अल सल्वाडोर है और तीसरे नंबर पर 7.25 लाख भारतीय हैं। और ज़्यादातर इनकी संख्या जो है वो 2-3 स्टेट से ज़्यादा है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। चूँकि वहाँ पर आप जाएंगे हरियाणा और पंजाब में तो हर एक शहर में, हर एक शहर के हर एक गली में आपको जो है वीज़ा दिलाने वाले और विदेश भेजने वाले लोग मिल जाएंगे। और बड़े बड़े जो है कंपनियां भी स्थापित हो चुकी है, ये काम कराने वाले लोग हैं वहाँ पे। पहले क्या करते हैं, कनाडा भेजते हैं या मैक्सिको भेजते हैं, फिर वहाँ से जो है बॉर्डर के तरफ से इलीगल तरीके से घुसा देते हैं, बॉर्डर को जो है पार करा के। और कई बार जो है लोग मरे भी हैं उसमें। गुजरात का एक परिवार था जो बॉर्डर क्रॉस करते समय कनाडा से अमेरिका की तरफ मर गया था, उसका पूरा परिवार के सदस्य मर गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था और वो ऐसा बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर भारी बर्फबारी होती है और ठंड होता है। तो ये सारे जो अवैध जो प्रवासी हैं, इनके चक्कर में ही भारत और अमेरिका का रिलेशन जो है अभी किस तरीके से तनातनी वाला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना है अमेरिका में, अमेरिका में जल्द ही जाना है। मुझे लगता है कि 12 या 13 तारीख को ही उनका जो है फ्लाइट होगा, उड़ान होगा। तो एक बात तो है कि जो जिस तरीके से अभी ट्रम्प का रवैया है उसमें भारत को भी कोई बहुत राहत देने वाली बात वो नहीं करेंगे। और वहाँ जो अवैध प्रवासी हैं, और भारत सरकार को भी इस पर बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े अड्डे खुल गए हैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, और साउथ इंडिया में भी कई जगह पे हैं, जहाँ जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत बड़े संख्या में विदेश में अवैध तरीके से लोगों को भेजा जाता है और फिर वहाँ पर जाके वो जो है फंस जाते हैं। बहुत ऐसी ऐसी कहानियां हैं, आप सुनेंगे। कुछ लोगों को तो सीधे सीधे कुछ लोगों को तो सीधे सीधे यहाँ यूक्रेन वार में भेज दिया गया था, रूस और यूक्रेन वार में, वहां से उठाकर, और बहुत मोटे पैसे लिए जाते हैं, 20 से 25 लाख रुपए। मैंने देखा है, खुद हरियाणा में मैं था। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसको रोकने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाया जा सकता है। हालांकि ये अभी चर्चा में बना रहेगा, चूंकि इतना बड़ा डिपोर्टेशन अगर होगा, इतनी बड़े संख्या में जो है शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा या प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा जाएगा, तो ये बहुत बड़ा न्यूज बनने वाला है आने वाले दिनों में भी। और कहीं ना कहीं इससे जो वैश्विक स्तर की राजनीति है उसमें भी जो है हलचल होगी और तनाव भी उत्पन्न होगा निश्चित रूप से। तो ये है आज का हमारा बातचीत, जो अब खत्म होने के कगार पे है। और आज मैंने कोशिश किया कि 2-3 मुद्दों पर चर्चा करें। इसमें से जो बिहार से जुड़े हुए जो टॉपिक थे, इसको हमने कवर किया। ये जो एपिसोड कैसा लगा आपको, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे हम फिर से कुछ नए तथ्यों और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक और न्यूज है जो जाते जाते बोल देता हूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो लोन ले रहे हैं, लीजिए, क्योंकि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो बिहार सरकार लोन देगी, उन लोगों को जो लोन लेंगे उनको बिहार सरकार नौकरी भी देगी। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि लगभग मात्र 20% ही जो है पैसा वापस हो रहा है बिहार सरकार को। तो बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोन हमसे ले उनको हम एम्प्लॉयमेंट भी दें। तो लोन लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आसपास के अपने भाइयों बहनों को लोन दिलवाइए, ताकि उनका जो है कहीं ना कहीं टेम्पररी बेस पे नौकरी मिल सके। तो ये था एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद।